अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मेटा के होने वाले एंट्री टेस्ट के फिजिक्स पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पहला एमसीक्यू होगा वो है अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। कि आपके पास एक चार्ज है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन का है, जिसको 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है तथा इट रिक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये कितनी काइनेटिक एनर्जी लेगा? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 10 की पावर माइनस 19 जाउल, 20 जाउल, बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स, ट्रू ऑप्शन है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क बराबर होता है बच्चे वोल्टेज इंटू चार्ज के। और चार्ज कितना था आपके पास बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज कितने थे? 10। तो ये कितना बना? 10 मल्टीप्लाई टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 10 इज पर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। जब उसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 3.2 10 की पावर माइनस 18। तो यहाँ पे देखें 3.2 10 की पावर माइनस 19 था, तो लिहाजा हमारा सिर्फ ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज। कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अदर देन न्यूटन पर कूलम इज, वेयर सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग्स। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है जो न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है? तो बच्चे हमने पढ़ा था वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर और न्यूटन ओवर कूलम दोनों का यूनिट सेम है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। सो ऑप्शन बी इज द ट्रू ऑप्शन। तो नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन क्लोजिंग अ चार्ज डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी क्लोज सरफेस पे से पास करता है वो डिपेंड करता है। ऑप्शन है मीडियम, ऑप्शन टू साइज, ऑप्शन सी शेप, ऑप्शन डी लोकेशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स, हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा था कि जितना भी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस में से पास करता है वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। क्यू मीन चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट मीन मीडियम। सो यहाँ पे मीडियम वाली ऑप्शन जो है ये ट्रू ऑप्शन है। सो ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे रीजन है। ये गॉसेस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इज 4 microfarad. If a dielectric material of dielectric constant 16 is placed between the plates, then the new capacitance will be। कहता है कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, और अगर उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, कोई इंसुलेटर मटेरियल रखते हैं जिसकी वैल्यू 16 है, तो बताएं प्लेट्स के दरमियान कैपेसिटेंस क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स में रखते हैं तो उसके नतीजे में कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। तो हमारे पास जो रिलेशन था वो था अब साइलन आर इज इक्वल टू सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। तो सी मीडियम हमने निकालनी है, तो ये आएगा अब साइलन आर मल्टीप्लाई सी वैक्यूम। तो बच्चे हमारे पास 16 जो है साइलन आर है, और सी जो है वैक्यूम में 4 माइक्रोफैरड है। तो ट्रू आंसर होगा 16 मल्टीप्लाई 4, आई मीन 64 माइक्रोफैरड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 64 माइक्रोफैरड। यानी कि कैपेसिटेंस आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हाफ, अगर दो चार्जेस के दरमियान आप डिस्टेंस को आधा कर दें, ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हैज डबल्ड, यानी कि आपके पास ऑलरेडी दो चार्जेस थे, ठीक है। अगर आप इन दोनों में डिस्टेंस जो है उसको क्या करेंगे, डिस्टेंस को आधा कर देंगे पहले की निस्बत, ये देखें। और कहता है दूसरी बात कि चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ा दें। तो कहता है बताएं इन दोनों में जो फोर्स होगी वो फोर्स क्या होगी? तो देखिए, हम डिस्चार्ज को डबल कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं। तो बच्चे हमारे पास जो कूलम फोर्स होती है, हम जानते हैं कि F बराबर होता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जब चार्ज डबल होगा मतलब Q मल्टीप्लाई Q, यानी कि 2Q मल्टीप्लाई Q2, और डिस्टेंस हाफ हो रहा मतलब R/2, आर चूँकि डिवाइड हो गया, तो डिवाइड का स्केयर करेंगे तो वो ऊपर जाके बनेगा 4, और 4 से मल्टीप्लाई होगा 16, तो आपके पास जो नेट फोर्स होगी वो होगी 16 टाइम। तो दो चार्ज में अगर आप डिस्टेंस को कम करते हैं और चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल कर देते हैं,
तो उसके नतीजे में आपके पास जो नेट फोर्स होगी दोनों के दरमियान वो इंक्रीज हो जाएगी और 16 टाइम इंक्रीज होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, इफ वेक्टर एरिया ए इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। अगर बच्चे वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो बच्चे इसकी ट्रू ऑप्शन है जीरो, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट ए, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ए वेक्टर एरिया, इनमें अगर एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो तो बच्चे cos 90 पे जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, इफ अ प्लास्टिक शीट ऑफ relative permittivity 2.5 is inserted between the 2 point charges placed in a vacuum, then the electrostatic force between them। बच्चे देखें, कह रहा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। इन दोनों चार्जेस में जब आपके पास जो फोर्स है, मैं कहता हूँ वो फोर्स आपके पास एफ है। कहता है अगर इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 है, तो बताएं जी यहाँ पे फोर्स क्या होगी? तो बच्चे हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक रखने से, मीडियम इंसर्ट करने से जो आपके पास एक्चुअल फोर्स है, ये जो वैक्यूम में फोर्स है, ये एप्सिलॉन आर टाइम रिड्यूस होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन है वो है बच्चे ऑप्शन बी, कि आपके पास फोर्स जो है डिक्रीज होगी। कितना डिक्रीज होगी? एप्सिलॉन आर टाइम डिक्रीज होगी, और एप्सिलॉन आर कितना है? 2.5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये रिलेशन भी यहाँ पे दिखाया गया है, तो हमने मीडियम की फोर्स निकालनी थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकेस्ट। अगर दो बच्चे इक्वल पॉजिटिव चार्ज हों, मतलब सिमिलर चार्ज हों, जैसे कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ आपके सामने। सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो कहता है कि बताएं फील्ड वीक कहाँ पे होगा? बच्चे आप जानते हैं कि जब दो सिमिलर चार्जेस हों तो उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका कुछ शेप इस तरह की होती है। उन दोनों के सेंटर में बच्चे किस रीजन में कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, ये न्यूट्रल जोन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो सवाल पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड वीकेस्ट कहाँ होगा? तो बच्चे अगर दो सिमिलर इक्वल चार्जेस हैं तो उन दोनों के दरमियान में जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीकेस्ट होगा, यानी कि ना होने के बराबर होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, midway between them। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल द रेजिस्टेंस विल बी। अगर बच्चे वायर की लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी? तो बच्चे ऑप्शन ए इज द ट्रू ऑप्शन, रेजिस्टेंस भी डबल होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस बराबर होती है, आर बराबर होता है रो एल ओवर ए के। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी ही रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ओके, और अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी कि आपके पास तीन रेजिस्टर्स हैं, 2 ओहम, 4 ओहम एंड 6 ओहम, जिनको हमने पैरेलल कनेक्ट किया गया है। कहते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो स्टूडेंट जब भी आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तमाम रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होती है। तो यहाँ पे फार्मूला देखिएगा, 1/r इक्विवेलेंस बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। पहले हम R12 R24 और R36 पुट करेंगे और फिर कैल्शियम लेके जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगी पैरेलल में, और ये क्या आती है 12/11। याद रखिएगा ये 1/r ही है, तो हमने लास्ट रिजल्ट पे इसका रेसिप्रोकल भी लेना है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 12/11 ओम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कहता है कि रजिस्टर पैरेलल लगी हुई है और उनकी वैल्यूज भी सेम है, तो बताएं जी उसमें करंट क्या होगा? डिफरेंट होगा, सेम होगा, जीरो होगा, इन्फिनिट होगा? बस ये याद रखें पैरेलल सर्किट जो है ये करंट डिवाइडेड सर्किट है, तो करंट डिवाइडेड सर्किट में आपका करंट डिवाइड होता है। अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है पैरेलल में तो बच्चे दोनों रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाला करंट क्या होगा? सेम होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बच्चे ऑप्शन बी जो है, यानी कि दोनों रेजिस्टर में चलने वाला जो करंट है वो सेम होगा, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल भी सेम है और रेजिस्टेंस आर भी सेम है, तो करंट भी आपके पास वी ओवर आर होता है। तो वी सेम और आर सेम है तो बच्चे आपके पास करंट भी सेम होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल बी। बच्चे ओहम लॉ से रिलेटेड सवाल है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का हो किसी वायर के क्रॉस जिसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो बच्चे करंट बताएं। तो बच्चे आप जानते हैं करंट बराबर होता है वी ओवर आर के।
तो वी कितना है 20, आर कितना है 5, तो बच्चे 20/5 आएगा 4 एम्पेयर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 एम्पेयर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डैश टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन हो सकता है? अच्छा देखिए, यहाँ केस कोई नहीं बताया गया, जैसे जनरल पूछा गया है। कहता इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेस देन हो सकती है पोटेंशियल डिफरेंस से, बराबर हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है, या ये तीनों ऊपर वाले पॉसिबल हैं। तो बच्चे ये तीनों केस ही पॉसिबल हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑल आर पॉसिबल। कब, अगर आप देखें कब कब ये तीन केसेस बनते हैं, अगर बच्चे सर्किट ओपन हो, मतलब करंट फ्लो ना करे, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ बराबर होगी। अगर बच्चे सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, तो ईएमएफ ज्यादा होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। और बच्चे अगर सेल चार्ज हो रहा हो, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है ईएमएफ से। तो बच्चे ये तीन डिफरेंट केसेस हैं, तो डिफरेंट केसेस में आंसर डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ सवाल पूछा गया था कि ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे से कम हो सकते हैं, ज्यादा या बराबर। तो किसी केस के बारे में नहीं पूछा गया था, जनरल पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑल ऑफ पॉसिबल जो है ये, यानी कि लेस देन भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, और ग्रेटर देन भी हो सकती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट, कहता है इफ अ वायर इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, अगर एक वायर को आप दो हिस्सों में कट कर दें, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच हाफ। तो कहता है रेजिस्टिविटी बताएं हर हाफ पार्ट वायर की क्या होगी, डबल होगी, सेम रहेगी, हाफ होगी, या 4 टाइम बढ़ेगी। तो बच्चे याद रखिए, रेजिस्टेंस नहीं पूछी गई, रेजिस्टिविटी पूछी गई है। रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर पे। ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। डायमेंशन मतलब लेंथ और एरिया। तो बच्चे अगर आप वायर को दो हिस्सों में कट कर लें, चाहे चार हिस्सों में कट कर लें, उसकी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट आता है, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी अब चेंज नहीं होती, क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी और ये नेचर और टेम्परेचर से चेंज होती है। तो रिमेन सेम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो लेंथ और एरिया चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉम्यूटेटर इज यूज्ड इन। कॉम्यूटेटर यूज होता है, बच्चे हमें पता था, हमने पढ़ा था कि कॉम्यूटेटर जो है ये प्योर डीसी के लिए यूज होता है। तो बच्चे आपके पास डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, इन दोनों के लिए कॉम्यूटेटर यूज होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जो आपके पास कॉम्यूटेटर है वो एसी जनरेटर में यूज नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन, अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल जो है वो जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, उसका पाथ क्या होगा? ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी पैराबोलिक, ऑप्शन सी स्ट्रेट पाथ, ऑप्शन बी डी इलिप्टिकल पाथ। बच्चे याद रख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर लगती है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, और मूविंग चार्ज पर लगती है। अगर तो चार्ज पैरेलल मूव करेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे पास एफ होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो जब पैरेलल होगा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 डिग्री होगा, और साइन 0 पे 0 होता है। तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो है वो कोई नहीं लग रही होती, तो इसलिए चार्ज पार्टिकल भी डिफ्लेक्ट नहीं करता, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। सो नेक्स्ट है जी, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो बच्चे देखिए, हमने पढ़ा था कि ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के साथ आप एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते थे, तो वो कन्वर्ट हो जाता था किसमें बच्चे? वोल्ट मीटर में। ठीक है, अब ये पूरा सर्किट जो है ये वोल्ट मीटर कहलाता है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन गैल्वेनोमीटर। हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे कनेक्ट की जाती है? पैरेलल, सीरीज, परपेंडिकुलर, या ए और बी में से कोई भी। तो बच्चे याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो हाई रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगाई जाती है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड इन एसी जनरेटर। मैक्सिमम ईएमएफ जो एसी जनरेटर जनरेट करता है वो किसके बराबर होता है? तो बच्चे याद है कि हमने पढ़ा था, ई बराबर होता है ई नोट साइन थीटा के, या ई बराबर होता है नवाब साइन थीटा के। जनरल फार्मूला है, ई इंस्टेंटेनियस फार्मूला। जबकि मैक्सिमम की बात करेंगे, तो मैक्सिमम में साइन का फैक्टर जो है वो मैक्सिमम होता है। तो साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, तो ई बराबर होता है नवाब के। तो बच्चे आपके पास जो है मैक्सिमम ईएमएफ होती है वो ई नोट इज इक्वल टू नवाब। तो ये आपके पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और ए जो है एरिया ऑफ कॉइल है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैक्सिमम का पूछा गया था, इंस्टेंटेनियस का पूछा गया, तो लिहाजा ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सेम ऑप्शन है, और ऑप्शन बी तो है ही गलत है, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन बनती है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ई नोट इज इक्वल टू एन डब्ल्यू
एन ओमेगा ए बी। नेक्स्ट, वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पेयर इज मेजर्ड ऑफ। ये एमडी का 2024 में भी आया हुआ है कि वोल्ट और एम्पेयर यानी कि वी और आई का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है। तो बच्चे हमने पढ़ा था कि वी और आई का प्रोडक्ट होता है पावर, पी इज इक्वल टू वी आई। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सीआरओ इज कंट्रोल्ड बाय। बच्चे सीआरओ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे कंट्रोल करते हैं। तो बच्चे हमने पढ़ा था ग्रिड से कंट्रोल करते हैं। ग्रिड जो है ये मोर नेगेटिव पोटेंशियल होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है और ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करता है जो स्क्रीन पे आप स्पॉट बनता है। ओके। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ मोशनल ईएमएफ आर सेम एज दैट ऑफ। बच्चे जो मोशनल ईएमएफ है इसकी डायमेंशन क्या होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन वाली, मैग्नेटिक फ्लक्स वाली, पोटेंशियल डिफरेंस और मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चे याद रखें ईएमएफ जो है और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों सेम डायमेंशन रखती हैं, तो मोशनल ईएमएफ जो है उसका यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस वाला ही होगा। ओके, क्योंकि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के यूनिट वोल्ट है, सेम है। आगे है जी, एक कॉइल है 500 स्क्वायर लूप, एक कॉइल जिसकी 500 स्क्वायर लूप्स हैं और स्क्वायर लूप है तो बच्चे हर एक लूप की जो आपके पास लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए इस तरह एक स्क्वायर लूप है, ये भी 10 है, यानी कि लेंथ भी 10 है, विड्थ भी 10 है, तो इसका एरिया क्या होगा 10 × 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल रखा है, मतलब इसका सरफेस एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया इसके पैरेलल होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस रेट से 1 टेस्ला पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये बी डेल्टा बी ओवर टी है। कहता है ईएमएफ बताएं क्या होगी। तो बच्चे ये आपको पता चल गया होगा कि ये आपके पास किस टॉपिक का न्यूमेरिकल है। तो बच्चे हमारे पास जो है ये फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है कि ई बराबर होता है एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा डी के। एन आपके पास बचे 500 है, डेल्टा बी ओवर टी आपके पास 1 है और आपके पास जो ए है वो आपके पास 100 × 10⁻⁴मीटर के बराबर है। जब आप इस चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचे ई एम एफ आएगी 5 वोल्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन द बैक ईएमएफ इन द सर्किट इज जीरो। बच्चे अगर बैक ईएमएफ सर्किट में जीरो हो जाएगी तो इट ड्रा डैश करंट, तो ये करंट करेगी जीरो में करंट निकालेगी, मैक्सिमम करंट, मिनिमम या एवरेज करंट। तो बच्चे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 15 में कि जब बैक ईएमएफ सर्किट की जीरो होती है तो ये मैक्सिमम करंट ड्रा करती है। तो बच्चे ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास करंट जो होता है ना वो बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ईएमएफ ओवर आर। अगर बच्चे ईएमएफ जीरो हो जाए ना तो आपके पास V माइनस जीरो ओवर आर और V ओवर आर बनेगा। तो V ओवर आर क्या होता है, करंट, जो कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। ओके। तो ईएमएफ अगर जीरो हो तो आपके पास यहाँ पे करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट, कहता है ट्रांसफार्मर कंटेन्स 500 टन्स इन प्राइमरी एंड 200 टन्स इन सेकेंडरी। 500 टन्स प्राइमरी की कॉइल है, 200 टन सेकेंडरी की कॉइल है, इनके 500 एनएस एनपी है और एनएस 200 है। कहता है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट ईएमएफ इज कनेक्टेड एट प्राइमरी। अगर प्राइमरी साइड पे 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी जाए तो बच्चे आपका कहता था वोल्टेज ऑब्टेन्ड एट सेकेंडरी, तो सेकेंडरी पे वोल्टेज क्या होंगे। बच्चे आपने किसी चीज़ के सॉल्यूशन पे नहीं जाना, इसमें एक की पॉइंट है और की पॉइंट ये है कि यहाँ पे बैटरी यूज़ की गई है। तो बच्चे आपके पास ट्रांसफार्मर जो है वो बैटरी जो है चूंकि डीसी सोर्स है और ट्रांसफार्मर डीसी के लिए वर्क नहीं करता, ट्रांसफार्मर प्योरली एसी के लिए वर्क करता है। तो अगर डीसी वोल्टेज आप प्राइमरी वोल्ट कॉइल पे देंगे तो आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं होंगे। तो बच्चे इसका ट्रू ऑप्शन है 0 वोल्ट। ओके, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपका जो है प्योरली एसी के लिए वर्क करता है, डीसी के लिए वर्क नहीं करता है, यानी कि बैटरी या सेल अगर आप लगाएंगे तो उसके लिए वर्क नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो बच्चे बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये किधर होती हैं। तो बच्चे याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बार मैग्नेट के इनसाइड और आउटसाइड ऑपोजिट होती हैं। यहाँ पे इनसाइड पूछा गया है तो बच्चे इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती हैं मैग्नेट के। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जबकि आउटसाइड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। तो यानी कि ये क्लोज लूप बनाती होती हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, a positive charge moving vertically upward enters the magnetic field directed towards the north। तो बच्चे जरा इसको देखिएगा, कहता है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि अपवर्ड मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम ड्रा करके कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये बच्चे ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है जो कि अपवर्ड मूव कर रहा है। ओके, अब कहता है कि यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ है। चलिए मैं बताता हूँ, ये बच्चे आपके पास नॉर्थ है, ये बच्चे आपके पास साउथ है
ये बच्चे आपके पास ईस्ट है, ठीक है, और ये बच्चे आपके पास वेस्ट है। तो बच्चे आपके पास कहता है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ की तरफ है। मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ नॉर्थ की तरफ है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वेलोसिटी v के साथ वो अपवर्ड है। तो कहता है बताएं फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगी। तो बच्चे उसके लिए राइट हैंड रूल है, v से b तक अपना वेक्टर रोटेट करें एंगल थीटा के साथ। तो थंब आपका जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज की देता है। तो बच्चे थंब आपका जो है मैग्नेटिक फोर्स पे लगने वाली जो चार्ज पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन बताता है। और अगर आप देखेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन है ये लॉन्ग वेस्ट है। तो बच्चे यहाँ से हम जो है फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से और राइट हैंड रूल की मदद से जो आपके पास यहाँ पे चार्ज है उसकी बच्चे वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो बच्चे वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल वो वेस्ट की तरफ है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप राइट हैंड रूल के जरिए निकाल लेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग सोलिनोइड, अगर सोलिनोइड की लेंथ बढ़ाते हैं द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा चेंज नहीं होगा यूनिफॉर्म रहेगा। तो बच्चे लेंथ के बढ़ाने से जो है मैग्नेटिक फील्ड सोलिनोइड का डिक्रीज होता है, क्यों, आइए देखते हैं। तो बच्चे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनोइड होता है म्यू नॉट एन आई, जो स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो ये बराबर होता है म्यू नॉट कैपिटल एन आई ओवर कैपिटल एल। तो बच्चे देखें जो आपके पास बी और एल है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो क्या होगी ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर इसमें से करंट पास कर रहा है प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्लेस किया है। तो बच्चे याद रखिएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ आपने बताना है कि एक यूनिट लेंथ में कितनी फोर्स लग रही है वो किसके बराबर होगी जब आपके पास परपेंडिकुलर प्लेस किया जाए। तो बच्चे आपके पास फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो बच्चे थीटा यहाँ पे 90 है तो एफ बराबर आ जाएगा आई एल बी के। और आपने एफ ओवर एल निकालना फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो बच्चे बराबर होता है आई बी के। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है पावर फैक्टर फॉर आर एल सी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस। तो बच्चे हमने चैप्टर 16 में पढ़ा था कि रेजोनेंस सर्किट में जब एक्स सी एक्सएल के बराबर होता है तो उस केस में पावर फैक्टर जो है 1 होता है। ठीक है, पावर फैक्टर होता है क्या है बच्चे, पावर फैक्टर होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा उस केस में क्या होता है, थीटा क्या होता है 0 डिग्री होता है, क्योंकि सर्किट आपका प्योर रेजिस्टिव होता है रेजोनेंस पे। तो कोस थीटा जो आपके पास बच्चे ये 1 के बराबर होता है और थीटा वहाँ पे 0 होगा। कोस थीटा आपके पास पावर फैक्टर होता है। तो बच्चे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रेजोनेंस होने पे जो आरएलसी सर्किट है ये रेजिस्टिव बिहेव करता है और उस केस में कोस पावर फैक्टर जो है वो 1 के बराबर होता है। पावर फैक्टर का पूछा गया, एंगल का नहीं पूछा गया, क्योंकि जो एंगल है ये वोल्टेज और करंट में है और रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट में जो एंगल है वो इन फेज होते हैं, दोनों में एंगल 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ प्योर डीसीज। बच्चे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहता है प्योर डीसी सर्किट की क्या होगी, 0 होगी, इन्फिनिट होगी, वेरिएबल या 1। तो बच्चे याद रखिएगा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है प्योर डीसी सर्किट की वो बराबर डीसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती क्या है बच्चे, होती है 1/ओमेगा सी, और मेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। तो एक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी के। तो बच्चे डीसी सर्किट के लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो 0 होती है। ठीक है, डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होती है 0। जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो रेसिप्रोकल के नीचे बटे के नीचे क्या आएगा 0। समथिंग ओवर 0 क्या होगा बच्चे, इन्फिनिट। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी, इन्फिनिट। तो बच्चे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है लेक्चर आज का खत्म होता है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।